हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम देखेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, इसमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखेंगे इसमें हमने कुल 40 क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आपको इससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी, कुछ क्या बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखेंगे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हरित क्रांति विशेष रूप से संबंधित है। हरित क्रांति जो है वो विशेष रूप से किससे संबंधित है? तो आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है कृषि उत्पादन से, कृषि उत्पाद में वृद्धि से, पशुपालन से, कृषि उत्पाद के व्यवहार से। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। कृषि उत्पादन से, हरित क्रांति जो है वो कृषि उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर दिया है कि श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो अब आप ये देख करके ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए श्वेत क्रांति की बात करें खाद्यान्न उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से, तो ये आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, चीनी, जूट उद्योग या सीमेंट उद्योग? तो देखिए सीमेंट जो है आपका कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कि बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट जो अयस्क है वो क्या? सीसा का, तांबा का, जस्ता का या फिर एल्यूमिनियम का? ठीक है, चौथा नंबर ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है, एल्यूमिनियम का। ठीक, अगला देखेंगे। कोलार संबंधित है। कोलार जो है किससे संबंधित है? चार ऑप्शन है आपके पास, इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है कोयला से, दूसरा है सोना से, तीसरा अब्रक से। तो पांचवा क्वेश्चन है आपका कि कोलार संबंधित है, किससे संबंधित है? कोयला से, अब्रक से, सोना से या बॉक्साइट से? ठीक है, पांचवा क्वेश्चन। तो देखिएगा कोलार जो संबंधित है ये संबंधित है सोना से। ठीक है बच्चों, पांचवा का बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका रानीगंज कोयले की खान स्थित है। रानीगंज कोयले की खान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये जो है आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। बिहार में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में और उड़ीसा में, तो पश्चिम बंगाल में आपका स्थित है। ठीक है बच्चों, आगे का क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? दिया गया है जूट, काफी, जौ और रबर। ठीक है, इसमें से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो जो जूट है ये रेशेदार फसल है। ठीक है, आगे देखेंगे। आठवां नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? पहला आपका ऑप्शन है धान, बी दिया गया है बाजरा, सी दिया गया गेहूं और डी दिया गया है मक्का। तो जो गेहूं है आपका ये रबी की फसल है। ठीक है, देखिए रबी की फसल की बात करें तो जो मार्च अप्रैल में जो फसलें होती हैं उसको हम रबी की फसल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग है? हथकरघा, सीमेंट, कागज, लौह इस्पात? तो हथकरघा जो है ये आपका कुटीर उद्योग है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर दिया गया है कि नेपानगर संबंधित है। नेपानगर किससे संबंधित है? ये दिया गया है क्वेश्चन आपका। तो देखिएगा पहला दिया गया है कागज उद्योग से, दूसरा दिया गया है चीनी उद्योग से, तीसरा दिया गया है सीमेंट उद्योग से और चौथा दिया गया है ऊनी वस्त्र उद्योग से। तो जो नेपानगर संबंधित है कागज उद्योग से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
निम्नलिखित में से किस राज्य में टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य में, क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो जो आपका ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, झारखंड, लौह एवं इस्पात उद्योग जो है वो झारखंड में स्थित है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है? निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है? वायु सेवा, रेल सेवा, दूरदर्शन, जल सेवा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है दूरदर्शन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु है। भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु है मतलब यहाँ से जो चीजें बेची जाती हैं, खनिज तेल, दवाइयाँ, कपास और चाय। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चाय जो है ये निर्यात व्यापार की वस्तु है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका आयात भारत में किया जाता है? मतलब खरीदारी की जाती है भारत में, किसकी? निम्नलिखित में से किसका आयात भारत में किया जाता है? क्या है जो भारत में खरीदना पड़ता है? तो देखिएगा, चाय, कॉफी, पेट्रोलियम, लौह अयस्क। तो ये जो पेट्रोलियम है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पेट्रोलियम। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? 22 भाषाओं का। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का समावेश है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, पंचायती राज संस्था में या राज्यसभा में? तो देखिएगा, इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पंचायती राज संस्थाओं में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 17 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसका प्रतीक है? काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक हैं? तो ये जो है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अश्वेत शक्ति की, क्रोध की, शांति की, अश्वेत शक्ति की और खुशी की, तो अश्वेत शक्ति की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे? अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे? तो देखिएगा, ऑप्शन दिया गया है अमीर और गरीब, आधुनिक तथा रूढ़िवादी, श्वेत और अश्वेत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, श्वेत और अश्वेत मतलब गोरे और काले रंग। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, श्रेणीबद्ध सामाजिक विभाजन का रूप है। श्रेणीबद्ध सामाजिक विभाजन का रूप है लैंगिक असमानता, लैंगिक समानता, स्वतंत्रता, उदारता। तो देखिए, क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी कि श्रेणीबद्ध सामाजिक विभाजन हो रहा है ना, तो यहाँ पे लैंगिक असमानता होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे, कट्टरपंथी महिलाओं ने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में किस उद्देश्य से आंदोलन किया था? कट्टरपंथी महिलाओं ने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में किस उद्देश्य से आंदोलन किया था? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, ए दिया गया है समानता, बी दिया गया है स्वतंत्रता, सी दिया गया है अधिकार और डी दिया गया है न्याय। तो यहाँ पे बिल्कुल ये जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे, भारत में शिशु लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर है। भारत में शिशु लिंगानुपात, ठीक है, 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है, यही पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, लिंगानुपात की बात करें तो ए दिया गया है 940, बी दिया गया है 945, सी दिया गया है 943 और डी दिया गया है 946। तो ये जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है,
940, 1000 पे 940 महिलाओं की संख्या है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन सतलुज बांध से, हीराकुंड बांध से, नागार्जुन बांध से, सरदार सरोवर बांध से। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, सरदार सरोवर बांध से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। दबाव समूह जो है सरकारी नीतियों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो देखिएगा, संगठन द्वारा, एकजुटता द्वारा, नियंत्रण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एकजुटता द्वारा। दबाव समूह क्वेश्चन को देख करके थोड़ा सा इससे रिलेट करके आप उसको आंसर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन दिया गया है 4 आपके पास, दिया गया है 2005 में, 2006 में, 2008 में और 2015 में। 24 नंबर का जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2008 में। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा 25 नंबर का क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 10 दिसंबर, दूसरा है 5 सितंबर, तीसरा है 14 नवंबर और चौथा है 15 अगस्त। तो 25 का जो ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, 10 नवंबर। आगे देखेंगे 26 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र की ... का प्रतीक है। शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र की असफलता का प्रतीक है, या सफलता का प्रतीक है, या आज़ादी का प्रतीक है, या खुशी का प्रतीक है। तो ये जो है सफलता का प्रतीक है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अधिकार प्राप्त है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अधिकार प्राप्त है, कौन सा अधिकार प्राप्त है ये आपसे पूछा गया है। स्वयं राज्य करने का, शासन व्यवस्था ठीक करने का, अपनी सरकार चुनने का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को क्या अधिकार प्राप्त है, तो अपनी सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त है ना लोगों को। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, मतलब किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे अधिक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हरियाणा। ठीक है, क्योंकि हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय में सबसे ज़्यादा जो है हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है बच्चों, आगे का क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं। तो देखिए आपका दिया गया है कुल आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन क्या है। पूंजी, लाभ, सेवाएं और कर। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है उत्पादन का साधन है, तो बिल्कुल आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पूंजी। ठीक है, आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया। पहला ऑप्शन है 1920 में, 1929 में, 1930 में, 1942 में। तो देखिएगा 1920, 1929, 1930 और 1942। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, 1929 में। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। तो देखिए पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा ऑप्शन है 1927, तीसरा ऑप्शन है 1930 और चौथा ऑप्शन है 1935। तो 1930 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन एक चीज़ आपको डाउट होगी कि कभी कभी ऑप्शन में 1931 भी दे देता है। ठीक है बच्चों, लेकिन जब 1931 देगा तो आपका 1931 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। लेकिन आपको कभी भी ऑप्शन में 1930 और 1931 एक साथ नहीं मिलेगा देखने को, या तो 31 होगा या फिर 30 होगा, और इन दोनों में से अगर कोई रहेगा तो आपका
वही सही होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन क्या है आपका, देखेंगे क्वेश्चन को। अब देखेंगे 33 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि करो या मरो का नारा किसका था। करो या मरो का नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और महात्मा गांधी। तो ये जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, महात्मा गांधी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? वंदे मातरम गीत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? इससे जो है आपका, इससे रिलेटेड आपका 3 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन एक तो ये है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत जो है, राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम। ठीक है, उसके बाद जब राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है तो राष्ट्रीय गान की भी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जनगण मन। और राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? तो ये आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखिए वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? ऑप्शन ए दिया गया है 1919, 1920, 1918 और 1930। ठीक है, तो ये देखिएगा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? 1919 में या 1920 में या 1918 या 1923 में? तो 1920 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ठीक है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो देखिएगा ऑप्शन में दिया गया है आपका 1915 में, 1916 में, 1918 में या 1920 में। ठीक है, 1915 में, 1916 में, 1918 में या 1920 में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, 1915 में। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता हो गया होगा। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है बच्चों, महात्मा गांधी ने उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके ऑप्शन में महात्मा गांधी देता है तो महात्मा गांधी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड? तो देखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फ्रांस से हुआ था। ठीक है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है वो फ्रांस से हुआ था। अब लास्ट के आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसको भी देख लीजिए। दिया गया है फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1788 में, 1789 में, 1990 में या 1787 में? ठीक है, किस ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी? 39 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। तो ये जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया? गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? तो ये जो है आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नहीं तो फिर इसका आंसर हम आपको कल बताएंगे, कल वाले वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए कल मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।